गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सब देख ही चुके हो कि कितने ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसको देखते हुए कि इस वीक की क्लासेस हम ऑनलाइन ही कंडक्ट कराएंगे ताकि सब कोई सेफ रहे अपने घर के ऊपर। तो चलो हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, एलिवेशन मतलब ज़्यादा हो जाना बॉइलिंग पॉइंट का। कब ज़्यादा होगा? हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती थी? जो कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं कि कितना अमाउंट में सॉल्यूट है, नहीं है। तो जैसे ही मैं किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं, उसको वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डालूंगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। यही ये कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑब्वियस ही बात है, जब मैं सॉल्यूट को डाल दूंगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट का काम है, तो कितना ज़्यादा हम कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस करके निकालेंगे। सिंपल। अगला, अगर हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम सबको पता है कि वेपर प्रेशर को हमने लिया है वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर को। अब ये तो सबको पता है भाई, जब लिक्विड स्टेट में हमारा सॉल्वेंट होगा तो उसके वेपर प्रेशर कम होता है क्योंकि वेपर्स होते ही नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? राइज हो रहा है इसका वेपर प्रेशर। और कहाँ हम बॉइलिंग पॉइंट नापेंगे? जब ये 1 atm के बराबर हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखो, जब ये 1 atm के बराबर हो जा रहा है उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। अब वहाँ से जो हम टेम्परेचर पे लाइन ड्रॉ करेंगे वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। किसका? सॉल्वेंट का, क्योंकि वाला हमने किसके लिए बनाया? सॉल्वेंट के लिए बनाया। लेकिन आप देख सकते हो मैंने सॉल्यूशन वाली जो डॉट है उसको बहुत नीचे बनाया, लाइन को बहुत नीचे बनाया। क्यों नीचे बनाया? क्योंकि जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डालता हूँ तो मेरा वेपर प्रेशर भी कम हो जाता था। हमने पढ़ा था ना लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर। अब धीरे धीरे टेम्परेचर इसका भी राइज करूँगा तो ये भी एक जगह जाएगा और 1 atm के बराबर हो जाएगा। और वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो टी सॉल्यूशन होगा। और इन्हीं दोनों के गैप को तो मैं डेल्टा टी बोल रहा हूँ। या कितना एलिवेशन हो गया है टेम्परेचर के अंदर, कितना बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ गया है। यहाँ तक हमने देख लिया। अगर हम आगे देखें तो देखो, ये जो एलिवेशन है कि कितना ज़्यादा हो जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पर जो हम मेज़र करने के लिए कंसनट्रेशन टर्म ले रहे हैं वो है मोलैलिटी। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डेल्टा टी बी। बी किस लिए? बॉइलिंग पॉइंट के लिए। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके मोलैलिटी से। हमने शुरुआत में देखा था ना, मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम के बी बोलते हैं। उसका दूसरा नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको एबिस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब पेपर के अंदर जब भी ज़्यादातर क्वेश्चन आता है तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ना देकर वो एबिस्कोपिक कांस्टेंट ही बोलता है हर बार। अब अगर हम यूनिट की बात करें कि भाई इस के की यूनिट क्या होगी, इससे पहले मैं आप सबको बता दूं, जो के है, ये के बी जो है आपका, यहाँ पर आप के बी कर लेना, के एफ नहीं है यहाँ पर, ये के बी है। के बी जो है आपका, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। जैसे पानी होगा, आप घोल सकते हो बेंजीन के अंदर चीज़ों को घोल सकते हो, केरोसिन में घोल सकते हो, अलग अलग चीज़ों में घोल सकते हो। तो ये सबके लिए अलग अलग होगा। पानी का कोई और चीज़, कोई और वैल्यू होगी इसकी, आपका बेसिकली केरोसिन के लिए अलग वैल्यू होगी। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालने जाऊँ, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ के बी, तो के बी की यूनिट कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो यहाँ हमने के बी ऑलरेडी कर लिया था। तो देखो, के बी की यूनिट कैसे निकलेगी? अगर मैं के बी को इस तरफ रहने दूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे क्या आएगा? डेल्टा टी अपॉन में मोलैलिटी। अब डेल्टा टी की यूनिट तो आपको पता है क्या होगी? केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर की ऐसे यूनिट क्या होती है? केल्विन। मोलैलिटी क्या होती है? मोल पर केजी। अब मोल पर केजी क्या है? डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये तो ऊपर केल्विन रहेगा। डिवाइड करने के बाद केजी जो पर केजी था वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, और मोल जो था वो पर मोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी के बी की यूनिट। के बी की यूनिट क्या है? के केल्विन के जी पर मोल। अब अगर मैं टी बी वाले फॉर्मूले को आपको एक बार एक्सपेंड करके बता दूं, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी था। बस मैंने मोलैलिटी के फॉर्मूले को यहाँ लिखा हुआ है। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पाई में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको ज़्यादातर टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो चलो हम फटाफट एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं और देखते हैं कि इस बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्या कह रहा है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, और तब आपका प्रेशर कितना था 1.013 atm। फाइंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इफ़ के बी इक्वल टू दिस। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो टेम्परेचर निकालना है जब आपका सॉल्यूशन बॉईल करता है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो बॉइलिंग पॉइंट का, हमें डेल्टा टी भी तो निकालना पड़ेगा ना। आपने देख ही लगा कि ग्लूकोज को मैंने घोला है पानी के अंदर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को घोला है मैंने पानी के अंदर। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फिर मैंने फॉर्मूला लिख दिया। के बी की वैल्यू दे रखी है देखो आपको क्वेश्चन के अंदर 0.52। अब 0.52 इंटू 18 ग्राम्स आपको गिवन मास था। अगर आप मोलर मास निकालोगे ग्लूकोज का C6H12O6, तो 6 कार्बन है तो 72, फिर आप उसके अंदर 12 ऐड कर दोगे हाइड्रोजन के लिए, फिर 96 ऐड कर दोगे आप ऑक्सीजन के लिए, तो आपका कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा ये वाली चीज़। अब 18/180 तो नंबर ऑफ़ मोल्स हो गया आपका। नंबर ऑफ़ मोल्स कितना आ गया 1/10। और अगर आप देखोगे मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है 1 kg दे रखा है। अब 1 kg दे रखा है तो किसी से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि kg के लिए कन्वर्ट तो हम कुछ करते नहीं है। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0.052 केल्विन्स। 052 कैसे है, क्योंकि ये 10 से डिवाइड होगा ना ये, तो 0.052 केल्विन्स आ गई। अब आप सभी को पता है कि ये मुझे नहीं निकालना था कि कितना ज़्यादा कम है, मुझे निकालना है सॉल्यूशन का कितना है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था डेल्टा टी बी इक्वल टू टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट। अब डेल्टा टी बी की वैल्यू तो इतनी आई है, टी सॉल्यूशन और वाटर का सबको पता होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 373.15 केल्विन। आप सभी को पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी सेल्सियस के अंदर वैल्यू दे रखी होगी उसको 273 से ऐड कर दोगे तो वो केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से टी सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, बस मैं इधर जाकर इसको ऐड कर दूँगा, तो ये आ जाएगा 373.15 प्लस 0.052, तो इसका आंसर आ गया 273.203 केल्विन्स, 373.202 केल्विन्स। ये किसका आ गया सॉल्यूशन का। आप देख ही सकते हो सॉल्यूशन का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो ये आपका बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल था, आपने देखा ही। वो डायरेक्टली आपसे टी बी ना पूछ कर टी सॉल्यूशन पूछ लेगा, किसी के अंदर टी सॉल्वेंट भी पूछ सकता है देकर, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम अपनी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको देखते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन इन डेल्टा टी एफ। तो सेम अगर आप किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालोगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल से कम हो जाएगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता था, फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल से कम हो जाएगा। अब हमने जैसा कि जाना था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वैसे हम जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग के टाइम हम टेम्परेचर के बढ़ती तरफ गए थे, अब फ्रीजिंग के टाइम हम क्या जाएंगे, टेम्परेचर के घटते तरफ जाएंगे। तो देखो सेम यहाँ पर मैं प्रेशर को शो कर रहा हूँ और यहाँ पर टेम्परेचर को शो कर रहा हूँ, इस एक्सेस पे आप देख सकते हो। अब आप सबको पता है कि भाई प्रेशर, यहाँ से हम शुरू करेंगे ग्राफ को, क्योंकि हम फ्रीज़ कर रहे हैं, बैक डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये हमारा सॉल्वेंट और ये है हमारा सॉल्यूशन का ग्राफ। तो देखो शुरू कैसे हुआ, सबसे पहले आप जानते हो लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो लिक्विड ये वाला पॉइंट है। यहाँ से जैसे 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 आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, देखो इस एक्सेस अगर मैं इस तरफ जाऊँगा तो टेम्परेचर कम होगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आ गया। अब ये जो पॉइंट है ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली। तो यहाँ से क्या होगा, आपका फ्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला पॉइंट है जहाँ से आइस बनना शुरू हो जाए बेसिकली, अगर हम जाने तो। अब आइस बनने लग गई है तो यही हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ से अगर मैं लाइन को नीचे ड्रॉ करता हूँ तो वो आ जाएगा टी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे ही मैं सॉल्यूशन डालता हूँ
तो देख रहे हो आप वेपर प्रेशर कम हो गया, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। अब धीरे धीरे ये भी क्या करेगा, आपका आकर फ्रीज़ करेगा यहाँ पर आकर, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। अब बोलोगे कि अब इस ग्राफ को ऐसे क्यों शो करा हुआ है, ऐसे फिर ऐसे। देखो इसका क्या रीज़न है। सबसे पहली बात, 0 डिग्री सेल्सियस में फेस चेंज आ गया, तो अचानक से क्या होगा, जैसे ही आपका वाटर से आइस बनेगा वैसे ही आपका शार्प डिक्लाइन इन वेपर प्रेशर होगा, इसीलिए हम इसको ऐसे शो करते ग्राफ को। तो आप जानते हो यहाँ पर जो चीज़ थी वो लिक्विड फॉर्म में थी और यहाँ पर जो चीज़ हो गई वो सॉलिड फॉर्म में हो गई। तो यहाँ पर आया आपका सॉल्यूशन का और दूसरी जगह किसका आया, आपका सॉल्वेंट का आया। अब अगर आप फिर से इस ग्राफ को देखो तो ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है यही क्या होगा, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हो पहले आपका सॉल्वेंट का क्या था, यहाँ पर था, फिर आपका कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो कम हो गया ना। तो कितना कम हो, कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी एफ। अब यहाँ पर ज़्यादा किसका था, सॉल्वेंट का ज़्यादा था, तो सॉल्वेंट से माइनस करके मेरे को सॉल्यूशन का निकालना पड़ेगा। अब सेम इसका भी देखो डेल्टा टी एफ, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन से कंसंट्रेशन टर्म यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल को यूज़ करने के लिए, मोलैलिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो होता है के एफ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो ऑब्वियसली कांस्टेंट आएगा। फिर डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला आपका बनता है के एफ, फिर मैंने बस मोलैलिटी के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया है। आप सबके सब जानते हो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब के एफ जो है आपका, इसको हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। याद रखना है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जो हमने पीछे के भी पढ़ा था उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम दो नाम से बोलते थे, एक था हमारा यूबिस्कोपिक कांस्टेंट और दूसरा था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अगली बार यूनिट, यूनिट तो देखो अभी भी सेम रहेगी। अगर आप के एफ की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, डेल्टा टी अपॉन में एम आएगी। अब आप कर ही सकते हो, डेल्टा टी की यूनिट क्या होती है, केल्विन, फिर इसकी होती है मोल पर केजी। अभी जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, केजी पर मोल हो जाएगा। तो इसकी यूनिट के बी और के एफ दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। आगे अगर हम देखें तो देखो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका के बी और के एफ दे देता है या निकालने के लिए आएगा और उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम कोई दूसरा तरीका देखें कि हम एक्चुअल में के एफ और के बी को कैलकुलेट कैसे करते होंगे, ये कांस्टेंट था तो एक कांस्टेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो देखो के एफ का अगर हम एक दूसरा फॉर्मूला देखें तो के एफ का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है आर, जो कि आप जानते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इनटू एम। एम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एम इज़ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, इनटू टी एफ स्क्वायर। अब टी एफ क्या होगा यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने क्या बोला था, के बी एंड के एफ वर डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। वाटर के अलग, केरोसिन के अलग हमने देखा था। अब आगे देखोगे तो डिवाइड हमने इसको किससे करा है, 1000 और इनटू डेल्टा एच फ्यूज़न। डेल्टा एच फ्यूज़न क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। क्लियर है सबको ये वाली बात, आपने देखा होगा एंथैल्पी क्या होता है, हीट चेंज जब आपका कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये आपको दे देगा क्वेश्चन के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। आर आपको पता होगा, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, और डेल्टा टी एफ भी आपको गिवन होगा। बेसिकली सारी चीज़ें गिवन होंगी और जो नहीं होगा उसको आपको ऑलरेडी नोन होता है और आप के एफ की वैल्यू निकाल लोगे। सिमिलरली के बी का फॉर्मूला भी ऐसा ही है, बस यहाँ पर टी एफ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी बी आ जाएगा। और हीट ऑफ फ्यूज़न था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है भाई, इंथैल्पी चेंज, मतलब एनर्जी का चेंज जब आप किसी लिक्विड को कन्वर्ट करते हो वेपर के अंदर, तो हो जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो ऑब्वियस ही बात है, आर एक कॉन्स्टेंट है यहाँ पे भी, एम मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, डेल्टा टी बी स्क्वायर ये आपको क्वेश्चन के अंदर देगा वो, और डेल्टा एच फ्यूज़न भी आपको देगा। बेसिकली आपको सब चीज़ देकर के बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर उसको पुट करना पड़ेगा फर्दर किसी फॉर्मूले में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हम अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनको देख लेंगे। अभी हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कोई न्यूमेरिकल नहीं करा, उसको एक बार करके देख लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, 45 ग्राम ऑफ C2H6O2 इज डिजॉल्व इन 600 ग्राम ऑफ वाटर।
तो ऑब्वियस ही बात है, आपने सॉल्यूट को डिजोल्व करा पानी के अंदर, फाइंड दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ। अब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं डेल्टा टी एफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टी एफ भी निकालो और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी निकालो। इसके लिए आपको के एफ की वैल्यू दे रहा है 1.86 केल्विन के जी पर मोल। तो हम सीधा फॉर्मूला पे लगा देंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। फिर डेल्टा टी एफ के फॉर्मूले में के एफ की वैल्यू डालेंगे, फिर मोलैलिटी निकालेंगे। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सॉल्यूट के। कैसे निकलेंगे? तो देखो 45 आपका गिवन मास है, इसका आप मोलर मास निकालोगे तो आएगा 62। आ गया नंबर ऑफ मोल्स। फिर आपको मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 600 ग्राम। देखो 600 ग्राम था तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए। फिर जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे सॉल्व करके तो वो आएगा 2.2 केल्विन्स। अब उसके बाद अगर आप टी एफ आप जानते हो, डेल्टा टी एफ तो आपने निकाल लिया, एक पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया। डेल्टा टी एफ था क्या? यहाँ पर मैंने बताया था कि टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन होता है, क्योंकि सॉल्वेंट का ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि दोनों के फॉर्मूले में हल्का सा अंतर है। डेल्टा टीवी के अंदर क्या था? यहाँ पर आपका सॉल्यूशन था और फिर यहाँ पर सॉल्वेंट था, लेकिन यहाँ पर इसके केस में सॉल्वेंट पहले है फिर सॉल्यूशन है। तो सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट का तो आप हर कोई जानता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी सेल्सियस के अंदर अगर आप 273 को ऐड कर दोगे तो वो केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2.2 आ रखा था। अब यहाँ से आपका टी सॉल्यूशन कितना आ गया? अब मैं टी सॉल्यूशन को इधर ले जाऊँगा और इसको इधर आकर माइनस कर दूँगा। तो माइनस करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वही क्या होगा? मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बाद जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बचा वो होगा। देखो आप देख भी सकते हो लास्ट में, अगर आप आंसर में देखोगे तो हम 273 से माइनस कर रहे हैं सॉल्यूशन करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है उसका क्या होगा? कम हो गया होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या डाला है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है। तो इसके बाद हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और रहती है, उसको हम फिनिश कर लेंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सब देख ही चुके हो कि कितने ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए कि इस वीक की क्लासेस हम ऑनलाइन ही कंडक्ट कराएंगे ताकि सब कोई सेफ रहे अपने घर के ऊपर। तो चलो हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो एलिवेशन मतलब ज़्यादा हो जाना बॉइलिंग पॉइंट का। कब ज़्यादा होगा? हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती थी? जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं कि कितना अमाउंट में सॉल्यूट है नहीं है। तो जैसे ही मैं किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं उसको वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डालूंगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। यही ये कहता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑब्वियस ही बात है, जब मैं सॉल्यूट को डाल दूंगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट का काम है, तो कितना ज़्यादा हम कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस करके निकालेंगे, सिंपल। अगला अगर हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम सबको पता है कि वेपर प्रेशर को हमने लिया है वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर को। अब ये तो सबको पता है भाई, जब लिक्विड स्टेट में हमारा सॉल्वेंट होगा तो उसके वेपर प्रेशर कम होता है क्योंकि वेपर्स होते ही नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? राइज हो रहा है इसका वेपर प्रेशर। और कहाँ हम बॉइलिंग पॉइंट नापेंगे? जब ये 1 atm के बराबर हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखो जब ये 1 atm के बराबर हो जा रहा है उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। अब वहाँ से जो हम टेम्परेचर पे लाइन ड्रॉ करेंगे वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। किसका? सॉल्वेंट का, क्योंकि वाला हमने किसके लिए बनाया? सॉल्वेंट के लिए बनाया। लेकिन आप देख सकते हो मैंने सॉल्यूशन वाली जो डॉट है उसको बहुत नीचे बनाया, लाइन को बहुत नीचे बनाया। क्यों नीचे बनाया? क्योंकि जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डालता हूँ तो मेरा वेपर प्रेशर भी कम हो जाता था। हमने पढ़ा था ना लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर। अब धीरे धीरे टेम्परेचर इसका भी राइज़ करूँगा तो ये भी एक जगह जाएगा और 1 atm के बराबर हो जाएगा। और वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो टी सॉल्यूशन होगा। और इन्हीं दोनों के गैप को तो मैं डेल्टा टी बोल रहा हूँ, या कितना एलिवेशन हो गया है टेम्परेचर के अंदर, कितना बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ गया है। यहाँ तक हमने देख लिया। अगर हम आगे देखें तो देखो ये जो एलिवेशन है कि कितना ज़्यादा हो जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पर जो हम मेज़र करने के लिए कंसनट्रेशन टर्म ले रहे हैं वो है मोलैलिटी,
मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डेल्टा टी बी, बी किस लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके मोलैलिटी से। हमने शुरुआत में देखा था ना मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम के बी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको एबिस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब पेपर के अंदर जब भी ज़्यादातर क्वेश्चन आता है तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ना देकर वो एबिस्कोपिक कांस्टेंट ही बोलता है हर बार। अब अगर हम यूनिट की बात करें कि भाई इस के की यूनिट क्या होगी, इससे पहले मैं आप सबको बता दूं जो के है, ये के बी जो है आपका, यहाँ पर आप के बी कर लेना, के एफ नहीं है यहाँ पर, ये के बी है। के बी जो है आपका, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। जैसे पानी होगा, आप घोल सकते हो बेंजीन के अंदर चीज़ों को घोल सकते हो, केरोसिन में घोल सकते हो, अलग अलग चीज़ों में घोल सकते हो, तो ये सबके लिए अलग अलग होगा। पानी का कोई और चीज़, कोई और वैल्यू होगी इसकी, आपका बेसिकली केरोसिन के लिए अलग वैल्यू होगी। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालने जाऊँ